क्या होगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बची रहेगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर से, जब धरती के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और तापमान इतना बढ़ चुका है कि जमी हुई बर्फ तक पिघलने लगी। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब इस बर्फ के नीचे छुपे खतरनाक वायरस दुनिया में फैल गए। इंसान तेजी से मरने लगे और तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि कोई भी नहीं बच पाया। इसका हल निकालने के लिए दुनिया की सरकारों और अमीर लोगों ने धरती छोड़कर दूसरे ग्रहों पर जाने का फैसला किया। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले में कोई प्लानिंग नहीं थी, ना रास्ते का पता, ना मंजिल का। जैसे ही ये रॉकेट्स अंतरिक्ष में पहुंचे, कई तबाह हो गए और सैकड़ों लोग वहीं मारे गए। उधर जो लोग धरती पर बचे थे, वो भूख प्यास और आपसी लड़ाई में दम तोड़ने लगे। अब इस वीरान दुनिया में सिर्फ एक इंसान बची थी, ईवा। वो पहाड़ों के ऊपर बने एक मिलिट्री बेस में अकेले रहती थी, सिर्फ एक रोबोट के साथ। ये बेस उसके पिता ने बनाया था और ये रोबोट भी उन्हीं का था, जो हर वक्त ईवा की सुरक्षा करता था। जब ही ईवा जरूरी सामान लेने नीचे जाती, रोबोट उसे सावधान करता, नीचे का पानी मत पीना और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जरूर लेना। नीचे जाते ही हमें तबाह हो चुकी दुनिया दिखती है, टूटी इमारतें, बिखरी हुई कारें और एक खामोशी जो कानों को चीर देती है। इसी वीराने में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढ निकालती है, जहां उसे खाने पीने की कुछ चीजें और 11 सीड्स मिल जाते हैं। ईवा को पता था कि इस बंजर दुनिया में कुछ भी उगाना नामुमकिन है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी, ताकि अगर कोई और सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसे ढूंढ सके। जब ईवा वापस अपने बेस पर लौटी तो रोबोट पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन हर बार जब ईवा घर लौटती, उसे इस रोबोट को बताना पड़ता, चाहे वो गेट तक 10वीं बार ही क्यों ना आई हो। लेकिन सवाल यह है, क्या इस वीरान दुनिया में सच में कोई और जिंदा बचा है? क्या ईवा को कभी कोई अपना मिलेगा, या फिर वो हमेशा के लिए इस सुनसान दुनिया में अकेली रह जाएगी? ईवा अब तंग आ चुकी थी। उसने गुस्से में गलत पासवर्ड डाल दिया। अगले ही पल रोबोट ने अपनी गन उसकी ओर तान दी। जान बचाने के लिए ईवा ने तुरंत सही पासवर्ड डाला और किसी तरह बच निकली। घर पहुंचते ही उसने अपने कपड़ों समेत शॉवर लिया, ताकि जो भी वायरस उसके कपड़ों से चिपका हो वो धुल जाए। फिर वो अपने काम में लग गई। उसके घर के अंदर एक छोटा सा ग्रीन हाउस था, जहां वो अपनी जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी पूरी जिंदगी बस खुद के लिए खाना उगाने, सप्लाई लाने और एनर्जी बनाने में ही सिमट चुकी थी। आजकल वो अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रही थी, ताकि बिजली की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये सब काम वो अकेले कर रही थी। उसका रोबोट बस घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। अगले दिन ईवा काम करते करते रोबोट से मजाक करने लगी, लेकिन ये तो एक एआई था। मजाक इसकी प्रोग्रामिंग में नहीं था। तभी ईवा ने हंसते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन रोबोट ने फौरन जवाब दिया, एक रोबोट और इंसान की शादी संभव नहीं। ईवा उदास हो गई, तो फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। बातों ही बातों में रोबोट ने खुलासा किया कि उसके पिता उसे इस बेस पर छोड़कर चले गए थे, ये कहकर कि वो कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। लेकिन सालों गुजर गए और वो कभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे रोबोट भी ईवा की बातें समझने लगा। एक दिन उसने कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूं। अगर मैं बंद हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ईवा ने मजाक में जवाब दिया, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। खैर, अब ईवा ने रोबोट से उसके रूल्स पूछे। उसने बताया, पहला नियम, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम, इंसानों के ऑर्डर फॉलो करने होंगे। तीसरा नियम, खुद को सुरक्षित रखना होगा, लेकिन बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए। ईवा ने उसे याद दिलाया कि उसे नए एनर्जी रिसोर्सेज खोजने के लिए भी प्रोग्राम किया गया था। लेकिन रोबोट ने तुरंत मना कर दिया, मैं सिर्फ
सिक्योरिटी रोबोट हूं। ईवा ने गुस्से में कहा, अगर कोई इंसान मर रहा हो और उसे पासवर्ड न पता हो तो क्या तुम उसे बचाओगे? रोबोट चुप था। उसे याद आ गया जब उसने एक चेक पोस्ट पर तैनात रहते हुए बिना पासवर्ड वाले इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तब भी उसके जैसे रोबोट्स ने बचे खुचे इंसानों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया और वो सभी मर गए। ईवा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें फिर से प्रोग्राम करती। अब तो ईवा को इस रोबोट के साथ रहना भी खतरनाक लगने लगा था, लेकिन उसे इसे बंद करने का तरीका भी नहीं आता था, क्योंकि ये सब उसके डैड को ही पता था। क्रिसमस करीब था। अचानक ईवा ने हंसते हुए रोबोट से पूछा, क्या तुम्हें क्रिसमस पर कोई गिफ्ट चाहिए? रोबोट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। ईवा को अचानक अपनी उदासी फिर से याद आ गई। एक पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। शाम को बहुत सोचने के बाद रोबोट ईवा के पास आया और बोला, अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहती हो तो मुझे एक आग गिफ्ट कर दो जिससे मैं सब कुछ देख सकूं। ईवा ने हैरानी से उसे देखा और कुछ पल सोचकर कहा, इस पर विचार किया जा सकता है, कल सुबह देखते हैं। अगली सुबह ईवा फिर से नीचे जाने वाली थी, एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए। असल में अब इस दुनिया में असली पेड़ थे ही नहीं, लेकिन क्रिसमस के लिए उसे एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले रोबोट ने उसे सख्त हिदायत दी, ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना और नीचे का पानी मत पीना। ईवा जब वापस आई तो उसे घर के अंदर जाने की जरूरत थी। हर रोज की तरह रोबोट ने पासवर्ड मांगा। ईवा ने बेझिझक पासवर्ड बता दिया, लेकिन गलत पासवर्ड, रोबोट ने सख्त लहजे में कहा और उसके आगे अपनी धातु की भुजाएं फैला दी। ईवा चौंक गई, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में हर 3 महीने बाद रोबोट का पासवर्ड रिन्यू होता था और नया पासवर्ड उसके डैड के जर्नल में लिखा था, लेकिन वो जर्नल घर के अंदर था। अब ईवा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। उसे जितने पासवर्ड याद थे सब बोल दिए। गलत पासवर्ड, गलत पासवर्ड, गलत पासवर्ड। रोबोट टस से मस नहीं हुआ। ईवा ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेली इंसान बची हूं। तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए बनाया गया था, फिर मुझे 1 मिनट के लिए अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? लेकिन रोबोट की प्रोग्रामिंग अलग थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईवा गुस्से में दूर जाकर बैठ गई। अगर सीधे अंदर नहीं जा सकती तो चकमा देकर जाऊंगी, उसने मन में सोचा। वो धीरे धीरे उठी और जैसे ही भागकर अंदर जाने लगी। अलर्ट, अलर्ट। रोबोट ने फौरन उसकी तरफ अपने हथियार मोड़ लिए। ईवा के कदम ठिठक गए। नहीं, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। अब वो बस अपने ही घर के अंदर जाने को तरस रही थी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक और तरकीब आई। वो धीरे धीरे रोबोट के पास गई और बोली, मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। रोबोट का जवाब आया, इस दुनिया में अब कोई भी जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें कुल्हाड़ी की जरूरत क्यों है? ईवा ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, यह तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो तुम्हें धोखा देना था। रोबोट के सिस्टम में हर चीज दर्ज थी, लेकिन उसके सख्त प्रोग्रामिंग के कारण वो बिना पासवर्ड के किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता था। ईवा ने लाख कोशिशें की, मगर जब तक वो सही पासवर्ड नहीं बताती, दरवाजे उसके लिए बंद ही रहने वाले थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जनरल पर नजर डालकर तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट टस से मस नहीं हुआ। ईवा ने आखिरी दाव खेला, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। अगर मैं गलत पासवर्ड बताऊं तो तुम मुझे मार देना। मगर रोबोट ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरा काम इंसानों की सुरक्षा करना है, उन्हें मारना नहीं। लेकिन जो मेरे लिए अनजान है वो मेरे लिए खतरा है। ईवा अब पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। उसने कोशिश करना छोड़ दिया
और रात कैंप के बाहर ही गुजारी। उसका प्लान था कि किसी तरह रात में अंदर चली जाएगी, मगर रोबोट दरवाजे के सामने से हिला तक नहीं। अगली सुबह तक भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। अब ईवा के पास सिर्फ एक तरकीब बची थी। वो अपने कपड़े उल्टे पहनकर और चेहरा ढककर रोबोट के पास गई। उसने कहा, मैं एक रिफ्यूजी हूं, मेरी मदद करो। रोबोट ने जवाब दिया, तुम डिजास्टर रिफ्यूजी हो या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजी को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसने झट से जवाब दिया, मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, मेरे देश में जंग छिड़ी हुई है। रोबोट ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले पीछे घूम कर आओ। दरअसल वो ईवा को स्कैन करना चाहता था। ईवा मान गई, मगर जब वो वापस आई तो उसने अपना असली हुलिया दोबारा बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। स्कैन होते ही रोबोट समझ गया कि वो झूठ बोल रही है और उसने उसे फिर से अंदर जाने से रोक दिया। तीसरी बार ईवा जब अपने असली हुलिये में सामने आई तो रोबोट ने कहा, अभी कुछ देर पहले यहां एक अधिकारी और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को एहसास हुआ कि शायद रोबोट को अब कुछ बातें याद आ रही है। उसने रोबोट से मिन्नत की, कृपया मुझे अंदर जाने दो। मगर इस बार भी रोबोट ने वही पुराना सवाल दोहराया, पासवर्ड बताओ। थक-हार कर ईवा ने जाने का फैसला किया, मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, अगर अगली बार कोई रिफ्यूजी यहां आए तो उसे पानी जरूर देना। कुछ ही देर बाद वो फिर से एक नए रिफ्यूजी का हुलिया बनाकर लौटी और बोली, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। मगर इस बार रोबोट और सतर्क हो गया। उसने पानी देने से पहले ईवा से उसके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। ईवा झुंझलाकर बोली, मैं एक शरणार्थी हूं, जंग से भागकर आई हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? अब देखना था कि क्या रोबोट उसकी बात मानकर उसे अंदर जाने देगा या नहीं। यह सुनकर रोबोट कहता है, तुम्हें यहां रहने के लिए एक ठोस वजह देनी होगी। ईवा फौरन एक झूठी कहानी बना देती है, जंग में मेरे माता पिता मारे गए, अब मैं अकेली हूं और मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं यहां आ गई। लेकिन जब वो फिर से रोबोट से पानी मांगती है तो रोबोट कहता है, मैं एक शरणार्थी को तभी पानी दूंगा जब पहले ईवा को पानी दूंगा, और ईवा को पानी तभी मिलेगा जब वो मुझे अपना पासवर्ड बताएगी। ईवा को पासवर्ड याद नहीं था। रात भर वो प्यास से तड़पती रही, उसका शरीर कमजोर हो गया। सुबह होते ही वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज बस एक घूंट पानी दे दो या बस एक सेकंड के लिए अंदर जाने दो। लेकिन रोबोट ठंडे लहजे में बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम दुनिया की आखिरी इंसान होती तो मैं सोचता, लेकिन कल ही यहां एक और शरणार्थी और एक अनजान लड़की आई थी, तो तुम्हारी अहमियत अब और भी कम हो गई है। ईवा में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो रोबोट से बहस कर सके। तभी रोबोट उसे बताता है, करीब ही एक पावर प्लांट है, वहां शायद कोई इंसान हो, क्योंकि मुझे अक्सर वहां हलचल महसूस होती है। अगर वहां लोग हुए तो तुम्हें पानी और खाना मिल सकता है। ईवा बिना वक्त गवाए पावर प्लांट की ओर बढ़ती है। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम बची थी, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंची। प्लांट अंदर से बहुत बड़ा था। अंदर जाते ही उसे कुछ पानी की बोतलें दिखी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा, कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़कर अंदर गई। लेकिन अंदर पहुंचते ही देखा सारी पानी की बोतलें खाली थी। और मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। उस प्लांट में रेडिएशन था जिसने ईवा के शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। किसी तरह वो वहां से भागकर अपने कैंप लौटी, लेकिन अब उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था। अब उसके पास बस एक ही चारा था, रोबोट को खत्म करना। उसने अपनी गाड़ी उठाई और पूरी ताकत से रोबोट पर चढ़ा दी, लेकिन रोबोट मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी खुद ही जलकर राख हो गई, पर रोबोट को खरोंच तक नहीं आई। अगली सुबह ईवा की हालत और बिगड़ चुकी थी। अब उसकी गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले
उसने अपने पास रखे लैवेंडर के बीज जमीन में बो दिए, इस उम्मीद में कि कभी ये उगेंगे। तभी रोबोट पास आता है और रिपोर्ट देता है, कल रात किसी अनजान शख्स ने मुझ पर हमला किया। ईवा अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। डिहाइड्रेशन की वजह से उसे मति भ्रम होने लगे। उसे लगा कि वो एक खूबसूरत दुनिया में है, अच्छे कपड़े पहने खुशहाल जिंदगी जी रही है। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पापा उसे पानी पिलाने आए हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ रोबोट था जो अब भी उसका पासवर्ड मांग रहा था। ईवा के अंदर अब बोलने की ताकत भी नहीं थी। रोबोट कहता है, अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। लेकिन ईवा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बस आखिरी ख्वाहिश जताती है, मेरे लैवेंडर के बीजों को पानी दे देना। और ये कहते ही वो मर जाती है। रोबोट अपने सिस्टम में नया पासवर्ड सेट करता है, लैवेंडर। लेकिन उसके लिए ईवा की मौत कोई मायने नहीं रखती। वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस कहानी का सबक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह भावनाएं नहीं रख सकता, और अगर इस पर भरोसा किया जाए तो एक दिन यही इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यही सोच के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।